सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफी दिनों बाद ये वीडियो आपको मिल रहा है और इतना बीच का डिले होने के पीछे कारण यही था कि ऑफलाइन बैचेस का ज्यादा होना और उसमें टाइम की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से मैं यहाँ पर वीडियोस में टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं आज बहुत दिनों बाद आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूँ और कोशिश पूरी रहेगी कि अब कंटिन्यूटी बरकरार रहे। लेकिन बीच में अगर कभी एक आधे दिन का गैप भी हो जाए तो आप प्लीज नाराज मत होइएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपको एक दिन या 2 दिन के डिले के बाद वीडियो तो मिल ही जानी है, ठीक है। और कुछ अपना ऑफलाइन बैच को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा समय लगा है बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। देखो, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके बिना अर्थमेटिक की कल्पना ही नहीं कर सकते। भाई, 2 तरीके के मैथ आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं। एक मैथ होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस्ड। और अर्थमेटिक मैथ एक ऐसा मैथ है जो कंपलसरी ही है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर वहां पर एप्टीट्यूड है दैट मींस वहां पर अर्थमेटिक है। एक बार को एडवांस आपका ऐसा हो सकता है कि जो ग्रेजुएशन लेवल पर ही आपको देखने को मिले, जैसे एसएससी सीजीएल में आपका एडवांस मैथ आता है, ठीक है, एसएससी सीपीओ में आपका एडवांस मैथ आता है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी देंगे तो उसमें आपका एडवांस मैथ नहीं आता, उसमें आपकी अर्थमेटिक आती है। आप बैंकिंग का एग्जाम देंगे उसमें आपका एडवांस मैथ नहीं आता, अर्थमेटिक आती है। लेकिन कॉमन क्या बात है, कॉमन ये बात है कि एप्टीट्यूड कैसा भी आए, ठीक है, लेकिन उसमें अर्थमेटिक का पोर्शन तो कंपलसरी है। और अर्थमेटिक के पोर्शन को अगर आपको कंप्लीट तरीके से, कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको समझना है तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ लीजिए, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एकमात्र ऐसा चैप्टर है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। सुनिए, आप इसका इस्तेमाल लाभ और हानि वाले चैप्टर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कर सकते हैं। दूसरा आपका सीपी और सीआई और एसआई में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज वाले चैप्टर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यानी कि साझेदारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुपात वाले चैप्टर में। और इस तरीके के मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में परसेंटेज का इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसके आधार पर आपके क्वेश्चंस को करने का तरीका और मॉडिफाई होगा और आपकी जो टाइमिंग है वो कम लगेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेसिक से तो कर सकते हैं, देखो बेसिक से सभी कर सकते हैं, पर वहां पर समय आपको इतना नहीं दिया जाता कि आप बेसिक्स के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लो, ठीक है। तो हमें कुछ चीजों को बड़े उसके शॉर्ट वे में हमें समझना होता है, ठीक है। ट्रिक्स भी जरूरी होती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी ट्रिक्स आप भूल भी गए तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे आप उस क्वेश्चन को छोड़कर ना हो, ठीक है। जैसे अब हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वास्तविकता में क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना विद रिस्पेक्ट टू 100 की रिस्पेक्ट में आप किसी भी चीज को अगर मेजर करते हो दैट इज नोन एज परसेंटेज, उसको परसेंटेज कहा जाता है। अगर मैं परसेंटेज के सिंबल की बात करूं तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। एक डंडे के ऊपर 0 है, एक डंडे के नीचे 0, ये परसेंटेज का सिंबल है और इसकी वैल्यू होती है 1/100, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि आप कोई भी चीज अगर 100 की रिस्पेक्ट में मेजर करोगे तो वो परसेंटेज के अंडर आ जाएगी। तो इसलिए 100 की रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर करोगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, परसेंटेज कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि एक स्टोर है, ठीक है, एक बुक स्टोर है, ठीक है, किताबों का स्टोर है और इसके अंदर टोटल 100 बुक्स रखी हुई है। कितनी बुक है, टोटल 100 बुक्स है और आपसे कह दिया गया कि इसमें जो 20 बुक्स हैं वो रीजनिंग की है, जो 20 किताबें हैं वो रीजनिंग की किताबें रखी है। अब आपसे पूछ ले कि बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रीजनिंग बुक्स इन दिस बुक स्टोर। आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कि रीजनिंग की किताबों का कितना परसेंटेज इस बुक स्टोर में रखा हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, वो फॉर्मूला होता है कि वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। अब यहां पर आप देखो कि मुझसे पूछा गया था रीजनिंग की किताबों का कितना परसेंटेज होगा, तो रीजनिंग की बुक्स कितनी है, यहां पर आप कहोगे 20 अपॉन में टोटल वैल्यू यानी कि टोटल बुक्स कितनी है, तो आप कहोगे 100 इनटू 100 और 100 से जब आप 100 को कट करोगे तो यहां आपके पास उत्तर आएगा 20%, यानी कि रीजनिंग की कितनी किताबें यहां पर हैं, तो आप कहोगे 20% किताबें इस बुक स्टोर पर अवेलेबल है या उपलब्ध है,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आज भी बहुत सारे बच्चों को ये अपने मार्क्स की परसेंटेज भी निकालनी नहीं आती जो उनके रिजल्ट में मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकाली जाती है, जैसे मैं यहाँ पर आपसे कहूं कि आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, साइंस है, इंग्लिश है, मैं भी 3 सब्जेक्ट पर ही बात करता हूँ और टोटल मार्क्स के 100 मार्क्स के इसके पेपर थे। आपको मैथ में मिलते हैं 77 नंबर, ठीक है, आपके साइंस में आते हैं 70 नंबर और आपके इंग्लिश में आ जाते हैं 80 नंबर। तो इस हिसाब के आपके टोटल नंबर कितने हुए, आप कहोगे 227 मार्क्स आपके टोटल है, यानी कि जो 227 मार्क्स हैं दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये वो मार्क्स हैं जो आपके प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे, तो मैथ का पेपर भी 100 नंबर का था, साइंस का पेपर भी 100 का था, इंग्लिश का पेपर भी 100 का था, तो टोटल मार्क्स कितने थे, 300 मार्क्स टोटल थे। उस 300 मार्क्स में से आपके 227 मार्क्स आए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे ऊपर तो वो चीज होती है जो प्राप्त हुई है, जिसको आप रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो। तो 227 नंबर तो आपके आए हैं, अपॉन में हमेशा टोटल होगा, टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे 300 और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। जब आप दो जीरो से दो जीरो को कट करोगे तो यहाँ 3 से इसको काटोगे, आप कहोगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, बचेगा 2, पॉइंट का 2 लगा के आप जीरो करोगे और ये हो जाएगा 75.66। तो आप कहोगे 75.66% आपके क्या है, मार्क्स है, ठीक है। तो परसेंटेज सबसे पहले तो हमें अपने रिजल्ट से ही सीखने को मिल जाती है कि हमारे रिजल्ट में जितने भी नंबर आते हैं वो ऊपर होते हैं और जितने में से आए हुए होते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं, और मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो आपकी परसेंटेज प्राप्त आपको हो जाती है कि आपका रिजल्ट कितने परसेंट का है, ठीक है। ऐसे आप अपने अटेंडेंस का भी परसेंटेज निकाल सकते हो। सपोज करो कोई व्यक्ति 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन आप ऐसा समझो 30 दिन तो स्कूल नहीं होते, हम मानते हैं कि स्कूल होते हैं 26 दिन, 4 संडे हम हटा देते हैं, ठीक है। तो 26 दिन आपका कोई स्कूल खुला और आप उसमें से केवल और केवल 20 दिन गए, ये आपका टोटल डे था, इतने दिन आपका स्कूल खुला ही खुला था, और 20 दिन आप प्रेजेंट रहे हो और 6 दिन आप एब्सेंट रहे हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ये बताओ कि कितने परसेंट या उस पूरे महीने में आपकी जो एब्सेंट थी वो कितने परसेंट थी। तो अगर आपसे एब्सेंट का परसेंटेज पूछा गया तो एब्सेंट तो ऊपर हो जाएंगी और अपॉन में हमेशा टोटल 26 और मल्टीप्लाई 100, तो ये तो आपका एब्सेंट का परसेंटेज दे देगा। और अगर आपसे प्रेजेंट का परसेंटेज पूछा जाए कि आप कितने परसेंट प्रेजेंट रहे हो, तो प्रेजेंट कितने रहे हो, 20 दिन, कितने दिन में से, 26 दिन में से, मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके प्रेजेंट की परसेंटेज आएगी, इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके एब्सेंट की परसेंटेज आएगी, ठीक है। ये तो था अब तक का बेसिक, जितना बताया ये तो बहुत बेसिक बात थी। अब आते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके पास कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, और ये फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जब आप आगे अर्थमेटिक में अंदर की तरफ आप एंटर करोगे, बहुत सारे चैप्टर्स को जब आप देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कितना सारा यूज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि 100% की जो फ्रैक्शन है ना वो 1 है। अब आप कहोगे कि कैसे मान लें हम 1 है, तो देखो 100%, मैंने अभी आपको बताया कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, क्योंकि आप किसी भी चीज को 100 की रिस्पेक्ट में मेजर करते हो। तो 100 तो ऐसे ही रहा, जब आप परसेंट के साइन को हटाओगे तो इनटू 1/100 लिखोगे और 100 से 100 को कट कर दोगे तो क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ऐसी अगर आपसे 200% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछी जाए तो आप कहोगे 200 मल्टीप्लाई 1/100, 100 से 200 2 बार कट होगा तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 2 है। ऐसी आपसे पूछ ली जाए 500% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 500 into 1/100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो फ्रैक्शन वैल्यूज का इस्तेमाल कैसे कैसे होगा वो भी आपको मैं समझाऊंगा कैसे होने वाला है, या चलो एक मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूं, इस 500% भी दे देता हूं। सपोज करो कहीं पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 500% ऑफ 5, देखो कितना आसान है। अभी मैंने आपको बताया 500% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 होती है, तो आप इसको 500% ना देखो, आप इसको 500% की बजाय 5 देखो। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब आप 500% को सॉल्व करोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 ही आने वाली है। तो आप 500% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना रट लिए कि 5 होती है, इनटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होती है, इनटू 5, तो योर आंसर इज 25। तो ऐसे आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैंने बहुत मामूली सा आपको एग्जांपल अभी देके दिखाया है,
ठीक है। ऐसी अगर मैं 50% की बात करूं तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, आप सोल्व कर दिएगा। ऐसी अगर बात करूं 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 33 इज 1/3। ठीक है, अगर आपको 33 1/3 की परसेंटेज कभी भी कैलकुलेट करनी है तो दिस इज 1/3। कितनी होती है? 1/3। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया 33 1/3% ऑफ 900, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो 33 इज 1/3%, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1/3 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 900 से। 3 से 900 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में टैकल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब आपकी ये परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी तब आपको सोल्व करने में दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अब तक आपने सारी चीजों को याद किया है उसी तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद करनी है। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे याद नहीं है आप बस अपने मन में रटते रहो, आप बोलते रहो बार बार कि 33 1/3 है। ठीक है, 50% 1/2 है, 100% अपने आप में 1 है। इस तरीके से जब दिमाग में बार बार आप इसका रिपीटेशन रखोगे तो ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 25%, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। अगर आपको किसी को भी दिक्कत होना कि 25% का 1/4 कैसे बना होगा तो आप सोल्व करके देख सकते हो। 25% का मतलब क्या है? 25/100। ठीक है, जब आप कट करोगे तो 25 बन जाए 25 एंड 25 4 जा 100। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कि 25% निकालिए ऑफ 660 का, इसका आपको 25% निकालना है। भाई जो बेसिक से जाएंगे वो क्या करेंगे? वो पहले 25/100 करेंगे, मल्टीप्लाई 660 करेंगे, फिर इन्हें कट्टापीटी करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको उतनी चीज नहीं करनी, आपको सिर्फ इतना रखना है कि अगर 25% लिखा हुआ है इसका मतलब 1/4, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, मल्टीप्लाई 660, सीधा कटेगा। आप कहोगे 4 से कितनी बार जाएगा? तो 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, बचे कितने? 20 एंड 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 165 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इस 25% का यूज देखो कितना कर सकते हो आप 25% का यूज ऐसे कर सकते हो, सपोज करो कभी 75% पूछ लिया गया। ठीक है, कभी आपसे 75% पूछा गया, वो भी 600 रुपए का। अब इसको कैसे निकालोगे? 75% आपको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ मैंने 75% लिखा ही नहीं है, लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि 75% कैसे लिखा जा सकता है। आप कहोगे 75% को हम 25% इंटू 3 बोल सकते हैं। बताओ 25 नीचे 75 होता है या नहीं होता? तो क्या मैं 75% को 25% इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 600 लिखा हुआ है। 25% कितना होता है? 1/4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, 4 से आप इसको काट दोगे 150 बार, और 150 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आपका इसका आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? अभी तो मैंने आपको यहाँ मल्टीप्लाई 3 करके दिखाया, कुछ समय बाद आप 75% को डायरेक्ट 3/4 लिखने लगोगे, क्योंकि आप जानते हो कि 25% 1/4 है और उसकी मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3/4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है, ऐसे आप कर रहे हो। अब देखो अगर आप 100% है, मैं आपको देखो 100% पे भी समझाता हूं। अगर 100% लिखा हुआ है तो इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो 25% इंटू 4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? 25% का मतलब 1/4 इंटू 4, 4 से 4 काट दो तो क्या 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 नहीं है? 1 ही है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 25% की पता है, 33 1/3% की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप बहुत आसानी से इसका कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब नीचे की तरफ आते हैं 20% पर। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ऐसे ही 16:2/3%, 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/6 है। इंपॉर्टेंट है, देखो जिस पर मैं मार्क कर रहा हूं ना, इसको तो आप इसलिए इंपॉर्टेंट रखना क्योंकि मोस्टली जब क्वेश्चंस को हार्ड बनाना होता है तो परसेंटेज हमेशा यही वाली आती है जिस पर मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को मतलब टाइम कंज्यूमिंग बना दिया जाता है, तो आपको उसको ही टाइम कंज्यूमिंग से आपको लेस मतलब मोर एफिशिएंटली आपको काम करना है। तो 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। और अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू भी दें, कभी-कभी क्वेश्चन में डेसिमल वैल्यू भी गिवन होती है, 16.66% पूछ लेगा, आपसे लिख लेगा कि 16.66% निकालो 216 का।
ठीक है 16.66% निकालो 216 का, तो आपको पता है 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/6 है, मल्टीप्लाई 216 सीधा कटेगा 36 एंड योर आंसर इज 36। तो बताओ कितना कम समय लगा इसको करने में, तो इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 1/6 आपकी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है, और अगर दशमलव में बात करूं तो 16.66% की वैल्यू है। ऐसे ही 14:2/7%, 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/7 है। आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1/7 का जो परसेंटेज बनेगा वो 14 सही 2/7% बनेगा, और आप ये भी कह सकते हो कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी, या 14.28% को भी 1/7 बोल सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं 12.5% की बात करूं, 12:1/2%, 12.5 पढ़ा जाएगा, 12.5% हमेशा 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, और 12.5% आपका डेसिमल में भी लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला आता है 11 सही 1/9%, ठीक है, 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/9 ही है, ठीक है, 1/9 और 1/11, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो 9 में यहाँ 11 मिलता है और 11 में यहाँ 9 मिलता है, ठीक है, तो अगर आपसे बोलेगा 1/9 की कितनी परसेंटेज होगी, तो वो 11 सही 1/9 है, और अगर 11 की पूछेगा तो वो 9 सही 1/11 है। तो 11 में 9 की बात है और 9 में 11 की बात है, ये तो याद करने का तरीका है। तो 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9 होती है, या फिर आप 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी कह सकते हो, 1/9 कह सकते हो। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे वो इसको क्वेश्चन कैसे देता है, वो लिख देता है आपका कि 22.22% ऑफ 81, ये आपका क्वेश्चन है कि 22.22% आपको 81 का कैलकुलेट करना है। भाई अब 22.22%, अब सारी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप नहीं लिख पाओगे यार, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके बीच की जितने आपके बच रहे हैं, ठीक है, या इसके मल्टीपल जो आप बनाओगे, तो अब आप 22.22% को ऐसे समझो, आप ऐसे भी तो कह सकते हो 11.11% की मल्टीप्लाई 2 में कर दी गई है। सोचो, लॉजिकली ब्रेन लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि 11.11 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो आपको 22.22% मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 11.11 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 1/9 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब है कि 22.22% को आप 2/9 बोल सकते हो, हाँ या ना, बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। भाई जब 11.11% को आप 1/9 बोल रहे हो तो 22.22% को आप 2/9 बोलोगे, 33.33% को आप 3/9 बोलोगे, 44.44% को आप 4/9 बोलोगे, बोलोगे या नहीं बोलोगे, क्योंकि वो इसकी तो मल्टीपल है। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2/9, इसमें 3 की कर दी तो 3/9, इसमें 4 की कर दी तो 4/9, इसमें 5 की कर दी तो 5/9, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ आ गया 2/9 मल्टीप्लाई 81, कट करोगे तो 9 एंड 9 2 कितना होता है 80, कितना होता है 80। तो बताओ क्या बिना फ्रैक्शन वैल्यू के आप इतनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। परसेंटेज आपकी बड़ी बड़ी बनाई जा सकती है, इन्हीं के ही मल्टीपल बनाए जा सकते हैं बड़े बड़े करके, ठीक है, तो वही सारी चीजें आपको समझनी है। ऐसे ही अगर आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। इधर आते हैं 1/11 की जो फ्रैक्शन 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसकी है, 9:1/11% की। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11। 11 में 9 आता है और 9 में 11 आता है। इसके बाद 1/12, ये 1/12 जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसकी है, तो ये है 1/3%, यानी कि 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है, और ये इसके परसेंटेज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं 8.33%। अगर आपसे बोल देगा 8.33% तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/12 है, और अगर बोल देगा 1/3% तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी आपके पास 1/12 ही है। इस तरीके से सारी परसेंटेज मैंने आपके पास लिखी हुई है। देखो 13 14 15 16, मैंने 17 नहीं लिखा, 18 नहीं लिखा, 19 नहीं लिखा, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता कंपटीशन में उसके बारे में। फिर सीधा आप 20 की याद रखो, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। 24 की याद रखो कि 4 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24 होती है। 1/25 4% की वैल्यू है, और 2% किसकी है 1/50 की, ठीक है। ये जितनी फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास लिखी हुई है बोर्ड पर, आप सभी को नोट कर लेना अपने कॉपी पे, और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको परसेंटेज के चैप्टर में एंट्री करवाई जाएगी,
और आपकी कैलकुलेशंस को और ज्यादा से ज्यादा इजी और आसान करवाया जाएगा, जिसकी वजह से लगने वाला समय कम होगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूं, ठीक है, अपने पास से बना लेते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको करना है, अपने पास से क्वेश्चंस बनाओ, खुद ही बनाया करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रांग होंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अच्छी होनी चाहिए, दिमागों में मल्टीप्लाई करना, उसके लिए आपको टेबल्स अच्छे होने चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो चलो मैं यहां लिख लेता हूं कि 33:1/3% ऑफ 9, ठीक है, प्लस फिर हमने लिख दिया 55.55% ऑफ 33। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, 33:1/3% ऑफ 9 प्लस 55.55% ऑफ 33। तो अभी मैंने बताया 33 सही 1/3, इसकी तो आप शक्ल याद कर लो कि ये 1/3 है। 33 सही 1/3 की शक्ल याद कर लो कि ये तो 1/3 है। तो 1/3 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, 9 के साथ, प्लस 55.55%, इसको आप क्या बोल सकते हो, 5/11। याद करो, अगर मैं इसको बात करूं इसका बेसिक क्या होगा, इसका 11.11%, उसमें किसकी मल्टीप्लाई करी है, 5 की। देखो 11.11 की परसेंट 1/9, सॉरी क्या बनेगी ये आपकी बनेगी 5/9, ठीक है, सॉरी ये क्या बनेगी 5/9। तो 11.11% यहां सही लिखा था, यहां आपको 11 लिख दिया, ठीक है। तो 5/9, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 33। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 3, और ये तो इससे कटेगा, देखो 3 और ये कटेगा 11, बाकी इसमें कटेगा नहीं, तो आप कहोगे 3 प्लस 55/3। और ज्यादा सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 3 3 9, और 9 प्लस 55/3 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 64/3, ठीक है। तो 64/3 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि 125% निकालना है, आपको 125% निकालना है, और किसका निकालना है, तो आप सपोज करो कि आपको निकालना है 500 का, 500 का 125% आपको निकालना है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि 125% क्या है, 125 जो है वो 25 का ही मल्टीपल है, तो कितने से आप कहोगे 25 की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करता हूं ना, तब मुझे 125 मिलता है या नहीं मिलता। तो 25% को क्या बोल सकते हो, 1/4 इंटू 5। तो इसका मतलब जो 125% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 5/4 है। कितनी है, 5/4। तो लो यार इसको भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, 400 लिख लेते हैं। इनटू में क्या है आपका 400, जब आप 4 से 400 को कट करोगे तो 100, एंड योर आंसर विल बी 500। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 500, क्योंकि 125% है। ये मैं सोचना 400 से ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि 100% से ऊपर वैल्यू है भाई। 400 तो अपने आप में 100% हो गया, उससे भी 25% ऊपर है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर आया वो 400 से ऊपर आया, क्योंकि ये 100% से ऊपर है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है 100% से ऊपर नहीं जा सकते, हम ऊपर तो कितना ही जा सकते हैं। किसी चीज की 500% वैल्यू भी बढ़ सकती है, किसी चीज की 100% से वैल्यू घट भी सकती है नीचे, ठीक है। किसी का 900% भी बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है, कि केवल और केवल 100% की वैल्यू होती है। 100% आपकी मेजरिंग वैल्यू, यानी कि हमेशा जो परसेंट होती है वो जो मेजर करी जाती है वो विद रिस्पेक्ट टू 100 ही की जाती है, यानी कि 100 तो वो बेस वैल्यू है, या तो उससे नीचे जाएगी या उससे ऊपर जाएगी कोई भी चीज, और 100% उसकी बेस वैल्यू है जो सेट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है इस क्लास में वो समझ आया होगा। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस को भी करेंगे, लेकिन तब तक आप ये सारी की सारी फ्रैक्शंस वैल्यू को अपनी तैयार कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर में जो आपको सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज पर आधारित होते हैं, बैंकिंग वाले, ठीक है, बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन का अच्छा वेटेज होता है, चाहे आप प्री दें या फिर पीओ दें। तो जो उसका आपका एग्जाम होता है, मतलब जो क्लर्क हो या पीओ हो, उनका जो प्री का एग्जाम होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसमें आपको ये फ्रैक्शन वाले सारे के सारे टॉपिक का अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप बैंकिंग के प्रीवियस ईयर की कोई भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उठाना, और ऐसे ही परसेंटेज उसमें आपको मिलेंगी, उनमें इनका इस्तेमाल करते हुए अपने इस आज के टॉपिक को पक्का कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी को एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा, और तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। ध्यान रखें अपना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।